इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बरामदी प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का हुआ निधन। लैंडिंग की कोशिश करते वक्त क्रैश हुआ प्लेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई दिग्गजों ने जताया दुख। दिल्ली में वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 को हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दिखाई हरी झंडी। एसवाईएल के मुद्दे को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच हुआ मंथन। सीएम नैम सिंह सैनी और सीएम भगवंत मान के बीच हुई बैठक। जोधपुर में सड़क सुरक्षा को देखते हुए चलाया रिफ्लेक्टर अभियान। वाहन चालकों से की अपने वाहन में रिफ्लेक्टर लगवाने की अपील। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की बरामती में हुए प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। खबर है कि प्लेन की लैंडिंग के समय हुए इस हादसे में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार और 4 अन्य लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं अजित पवार की मौत के बाद से महाराष्ट्र सहित पूरे देश में गम का माहौल है। साथ ही पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने दुख भी जताया है। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ। ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजित दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। और अजित दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे, एक रोक टोक बोलने वाले। देखता हूँ, करता हूँ, ऐसे शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं थे। जो होना है वो तुरंत करते थे, जो नहीं होना है उसे साफ ना कहते थे। लेकिन वो कड़े शब्दों में कहते भी, लेकिन मन के बहुत अच्छे थे और इसका अनुभव मैंने लिया है। उनके उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में भी मैंने मंत्री के रूप में काम किया। मैं मुख्यमंत्री था तभी उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। आज देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, उनमें भी हम दोनों ने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। हम टीम बनकर काम कर रहे थे, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे थे। इसमें एक हमारा टीम वर्क था और मेरा काम करने का तरीका जैसे देर रात तक काम करता था। अजीत दादा जल्दी सुबह उठकर उनकी शुरुआत होती थी। देवेंद्र जी भी दिन भर काम करते और सुबह उन्होंने 6-6 बजे अपॉइंटमेंट दी हुई, ये भी इस राज्य के अधिकारियों को पता है। एक समय को बहुत ही महत्व देने वाले, एक कद्दावर, बहुत ही कर्मठ नेता जो है, समय सूचकता रखने वाले नेता जो है, ये नेता हमारे में से अभी नहीं रहे और ये हमारा और महाराष्ट्र का, उनके परिवार का बहुत काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। उनको
कई अलग अलग विभाग जो है उन्होंने काम किया, उसका उस पर उनको अनुभव था। हर एक विभाग की जानकारी लेके वो अपना स्टेटमेंट करते थे, अपना निर्णय लेते थे। मैं मुख्यमंत्री था तब लाडली बहन योजना या कई योजनाएं हमने तीनों ने मिलकर टीम बनकर शुरू कर दी। उसमें भी अजीत दादा ने बहुत ही योगदान दिया हुआ है। और जैसे अर्थव्यवस्था जो है हमारी महाराष्ट्र की, वो उसके बारे में भी कभी कभी बहुत ही रोक टोक मंत्रिमंडल में उन्होंने बताया भी कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमें कुछ यहाँ इसमें जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी। लेकिन जब जो चीज करनी ही है, जो समाज के लिए आवश्यक है, उसमें कभी भी उन्होंने हाथ पीछे नहीं खींचा। अर्थमंत्री होने के नाते उन्होंने काफी योगदान दिया है। मेरे से वो राजनीति में भी अनुभवी थे और उम्र से भी मेरे बड़े थे। एक टीम हमारी थी, एक टीम का एक हिस्सा अभी नहीं रहा है और एक बड़ा भाई हमारे में से गया है, ऐसी भी हमारी भावना है। इसलिए मैं उनको बहुत दुख भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को इस दुख से बाहर आने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सर, 8 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। अगर जो सूचनाएं आ रही है ये सामाजिक क्षेत्र के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखद घटना है। 6 लोग सवार थे और अजीत पवार जी भी उसमें सवार थे, ऐसी सूचना आ रही है। अगर ये सच है तो आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। इतनी बड़ी दुर्घटना शायद हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। भगवान करे उन सभी लोगों के परिवारों को शक्ति दें। इतनी बड़ी घटना, जो लोग उसमें सवार थे, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। केवल महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे। आज उनकी भरपाई शायद मुश्किल। कि समझदार माणूस होता, कुछ करने की इच्छा थी उनकी। और मुझे जो याद है उनकी कि खेलों के लिए करते थे, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर खो खो के लिए करती हूँ, वो भी वहाँ के खो खो एसोसिएशन के प्रमुख थे। और मुझे याद है जब हमने इंदौर में एशियन खो खो खेली, उस समय भी वो अच्छे पदों पर रहे, मगर खुद हो के उन्होंने मुझे फोन किया। ये बड़ी बात की कमाल करती हो ताई, आपने इंदौर में एशियन खो खो चैंपियनशिप करी, खो खो को आप इतना महत्व दे रही हो। यानी दूसरों ने अगर कोई किसी ने अच्छा किया है तो तारीफ करना, यदि बलमन सा जिसको हम बोलते हैं ना, ऐसा व्यक्ति था। समझ में नहीं आता ये सब कुछ कैसे हो गया। क्या कोई कहता है विजिबिलिटी कम थी, क्या था, मगर ये दुर्दैव है। कभी कभी लगता है हम लोगों को, देश का कहो, प्रदेश का कहो, दुर्दैव होता है कि ऐसे ये जो उभरते व्यक्तिमत्व होते हैं, सबको साथ के चलते थे। कभी किसी से मुझे नहीं लगता उन्होंने बहुत कुछ भला बुरा कहा होगा या को प्रयास किए, यानी उनके अपनी पार्टी में भी सामंजस्य का प्रयास करते थे। मुझे आज याद आता है माधवराव सिंधिया, उनके भी ऐसी अचानक हो गया था, एक शॉक
जैसी बात थी, आज भी वही हो रहा आहे. आणि मराठीत ज्याला म्हणतात ना, चालत्या गाडीला खीळ लागणं, तसं महाराष्ट्राची सरकार, ये महाराष्ट्र की तीनों मिला करके चल रहे थे, सामंजस्य से चल रहे थे. जो भी कुछ बाकी जो राजनीति में चलता है वो चलता है. और आखिरी में जैसे जाते जाते अपने काका से, शरद पवार जी से भी जो उनका मिलन हुआ था, एक प्रकार से अच्छी बात है. यानी उनमें खुद में कुछ समझदारी थी, ऐसा मुझे लगता है. और ऐसा व्यक्ति राजनीति के लिए आवश्यक होता है. मैं बहुत करीबी से तो उनको नहीं जानती, मगर मैंने जो देखा है उनका व्यक्तिमत्व, उनका बोलने का लहजा, काम करने की पद्धति जो देखी है, तो एक अच्छा व्यक्ति था. और राजनीति में काम करते समय कैसे सबको साथ में रखना, कभी कभी कई प्रसंग आते, तो ऐसा व्यक्ति जाना ये बहुत दुखद घटना है. और ऐसे लगता है अब मेरे इस उम्र में मैंने इन लोगों को श्रद्धांजलि क्या देना. सब छोटे हैं उम्र में, अब है तो समझ नहीं सकता. हमारी सरकार थी, आदरणीय उद्धव जी बाळासाहेब ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे, तभी भी अजित पवार अर्थमंत्री थे. और उनके साथ में जो कुछ क्षण मिले, जो क्यों कभी बात हुई, इतना पारदर्शी नेता नहीं देखा. हाँ कहा तो हाँ 100% काम होगा, ना कहा तो 10 जगह जाओ तो भी नहीं होगा. तो खुले थे कि भाई जो होने वाला है मैं हाँ बोलूंगा तो करूंगा, मतलब करूंगा. और बोल्ड, बहुत बोल्ड थे. महाराष्ट्र के खास करके उनके बारामती क्षेत्र की प्रगति में उनका आदरणीय शरद पवार साहब के आशीर्वाद से बहुत बड़ा योगदान था. और अब पवार परिवार आज व्यतीत होगा. हम उनके दुख में सहयोगी और भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं. सर बिल्कुल बोल्ड थे वो, एक जो नतीजे लेते थे और अपने जो वादे थे वो पूरे करते थे. जिस तरीके से वो एक जनता के बीच में रहते थे और आज सुबह सुबह वो बारामती जा रहे थे. और वही तो दुख की बात है ना कि मैंने अभी कहा आपको, एक बार जबान दी, उस वाला वैसे आदमी थे वो. मुझे याद आता है मैंने गांव में जब आदरणीय उद्धव जी साहब के हाथ से शुभास थे, एक छोटा सा डैम रिजर्वायर बनाने की प्रयास किया, तो उसको मान्यता मिली, पैसे की उपलब्धि चाहिए थी, तो हफ्ते में देने की आदत होती है ना सरकार की. मैंने उनसे कहा फिर काम नहीं होगा, ये और लटकेगा. ज़्यादा नहीं है, 30, 35, 40 लाख तक है, पूरी अमाउंट दे दो ताकि लोगों को जो किसान अपनी ज़मीन देता है उसको वक्त पे पैसे मिलेगा. मुझे हाँ कह दिया और पैसा दे दिया. आज बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत दुखी हूँ. मुझे हम कभी ऐसी राजनीति नहीं खेलते. ये जो दुश्मनी वाली राजनीति देश में पैदा हुई है ना, वो नहीं है हमारे पास. और परिवार पे भी बहुत महासंकट है भी है, पार्टी में भी है. ऐसी स्थिति में उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथन 2026 को हरी झंडी दिखाई, जहां मंत्री ने कहा कि CISF भारत के पोर्ट आधारित विकास, समुद्री व्यापार और तटीय बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के प्रयासों में आगे है. इस दूसरे संस्करण का प्रमुख उद्देश्य वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय भक्ति और राष्ट्रीय चेतना की उत्सव मनाना है. प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में तो CISF की उस समय की तत्परता देखने काबिल होता है. और मैं CISF की विशेषता का मैं एक वर्णन जरूर करना चाहूंगा. जब मैं एक केस का स्टडी कर रहा था मुंबई के एक बड़े कारखाने में, जब उसके गैस लीक हुए, उस गैस को बंद करने का काम CISF का नहीं था. जिनको करने का यह कर्तव्य था, जिनकी ड्यूटी थी, वह कुछ पल के लिए वहां से हटे थे. वो आते तब तक CISF ने इंतजार नहीं किया. CISF के हमारे जवानों ने तत्परता के साथ उस जो गैस का रिसाव हो रहा था उसको रोका,
न जाने तो कितनी बड़ी अनहोनी हो जाती, इसलिए हमारे सीआईएसएफ के 2 जवानों ने अपनी आहुति दी। तो हम जब सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं तो अपने उस सुरक्षा के लिए अपने प्राणों से ज्यादा उसका महत्व देते हैं। सीआईएसएफ को हाल में इंटरनेशनल शिपिंग एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत एक मान्यता प्राप्त सुरक्षा के रूप में नामित किया गया है। यह सीआईएसएफ के लिए और हम सबों के लिए गर्व की बात है। सीआईएसएफ भारत के पोर्ट आधारित विकास, समुद्री व्यापार और तटीय बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के प्रयासों के केंद्र में आ गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सागर क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास विजन को और मजबूत करता है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने की लक्ष्य रखती है। इस साइक्लोथॉन के माध्यम से सीआईएसएफ के उद्देश्य तटीय सुरक्षा से जुड़े सभी हितधारकों के साथ संवाद स्थापित करना और तटीय समुदाय को केंद्र में रखना है। इस दूसरे संस्करण का प्रमुख उद्देश्य वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय चेतना का उत्सव मनाना है। इसमें कुल 148 साइकिल चालकों की 2 टीमें 28 जनवरी से 22 फरवरी तक साइकिल यात्रा करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाने हेतु तटीय गांव का दौरा करना भी और इसके अंतर्गत दल के जवान 22 अलग अलग गांव में होते हुए 6,500 किलोमीटर से ज्यादा जो यात्रा करेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पारंपरिक मछुआरा समुदायों सहित तट रेखा पर निवासरत विभिन्न मछुआरा समुदायों के साथ संवाद स्थापित करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है। हम सब जानते हैं कि जब तक हम वहां की जन भागीदारी और जन सोच का जो दृष्टिकोण है, जब तक हम उसकी सहभागिता को सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक शायद जिस ध्येय के साथ हम तटीय सुरक्षा को और तट को समृद्ध कर जो हम भारत की आर्थिक उन्नति में सहयोग करना चाहते हैं, वह संभव नहीं हो सकता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है। जैसा बताया भी गया कि पिछले प्रथम साइक्लोथॉन में 30% हमारी बेटियों की सहभागिता थी। आज 50% हमारी बेटियों की सहभागिता है, जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को पूरा करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। वंदे मातरम के 150 वर्ष हुए हैं और वंदे मातरम के इस प्रेरणादायी संदेशों के साथ इस साइक्लोथॉन 2 और प्रथम का भी जो उद्देश्य रखा गया था, यह एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। वंदे मातरम पर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर जो उन्होंने लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया था, उसका अंश मैं आप सबको कहना जरूर चाहूंगा। वंदे मातरम न केवल याद करने की अवधि है यह, बल्कि नई ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त करने का समय भी है और खुद को इसके लिए समर्पित करने का। माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि वंदे मातरम वह मंत्र है जिसने भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जागृत किया है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना स्वतंत्रता संग्राम के दौरान था। तो एक बार इस महत्वपूर्ण साइक्लोथॉन के इस
कार्यक्रम के शुभ आरंभ के अवसर पर मैं जरूर कहूंगा। हरियाणा पंजाब के बीच लंबे समय से चल रहे संतुलित यमुना लिंक नहर के निर्माण संबंधी विवाद का हल अब दोनों राज्यों के अधिकारी मिलकर निकालेंगे। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच चंडीगढ़ में बैठक हुई। करीब 2 घंटे चली इस मीटिंग में सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। मीटिंग के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की संयुक्त प्रेस हुई। राज्यों के अधिकारीगण उनकी उपस्थिति में, जैसा कि सीएम हरियाणा साहब ने बताया है कि बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और ये मुद्दा बहुत देर से चल रहा है, बहुत देर से चल रहा नहीं, लटक रहा कह रहे हैं सब। और जैसा कि सीएम साहब ने बताया कि गुरुओं की वाणी हमें मार्गदर्शन कर रही है। हम भाई कन्हैया जी के वारिस हैं, जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों को भी पानी पिलाया था। हरियाणा दुश्मन थोड़ी है हमारा, ये तो भाई है ना, हरियाणा दुश्मन तो नहीं है ना हमारा। तो पानी का जहाँ तक मसला है, ये पूरी दुनिया का ही मसला बनने वाला है आने वाले दिनों में। फ्यूचर जो है पानी की संभाल, पानी कैसे किसको बटेगा, तो ये मुद्दा काफ़ी देर से चल रहा है। मैंने अपना पक्ष रखा, इन्होंने अपना पक्ष रखा। हमारे तो लगभग अब तो कागज़ लाने की ज़रूरत भी नहीं रही, हम तो याद ही हो गया इतना, क्योंकि हम किसी फंक्शन में भी मिलें सीएम हरियाणा से, बातचीत तो हमारी इसी मुद्दे पे होती है, कैसा करना है, क्या करना है, क्या चाहते हैं, क्या। तो ये फैसला हुआ है आज कि अधिकारीगण बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट की तारीख की वेट नहीं करेंगे, या तो तारीख के नज़दीक जाके या तारीख के बाद। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने हमें कहा है कि आप दोनों बैठ के बातचीत कीजिए। तो जो दायित्व पंजाब के लोगों ने और हरियाणा के लोगों ने हम दोनों पे दिया है, हम भी चाहते हैं कि कोई ना कोई इसका हल निकले। और अधिकारीगण जो हैं वो बहुत, हो सकता है महीने में 3 भी हो जाएं, हो सकता है महीने में 4 भी मीटिंगें हो जाएं। तो अधिकारीगण बैठेंगे दोनों के, क्योंकि ऐसे प्रोटोकॉल में कई बार अधिकारीगण भी शायद बोलने से रह जाते हैं या अपना पक्ष रखने से रह जाते हैं। वो पहले इसको प्रेस ही कर लें, या आप जो भी इसको सेंट्रल आइडिया लेके आएँ, और हर अधिकारी, हरियाणा के अधिकारी और पंजाब के अधिकारी, दोनों सीएम्स को, दोनों मुख्यमंत्रियों को रिपोर्ट करेंगे आज रिपोर्ट में क्या हुआ। फिर रिपोर्टिंग के बाद हम चाहे तो फ़ोन पे बात करें, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बात जो है वो कहीं एक मीटिंग में बैठ के या बड़ी मीटिंग रख के हो। तो मसला बुज़ुर्गों का जो तरीका था हल करने का, 2 घरों को भी अगर बंटवारा करना है तो बुज़ुर्गों का यही तरीका रहता था कि दोनों को बिठा के बातचीत कर लो। और चलो ठीक है, हमारे बुज़ुर्गों ने थोड़ा, झगड़ा तो बुज़ुर्गों का ही है, तो लेकिन हम अब नई जनरेशन आई है, निपट जाएगा, और निपट जाए तो अच्छा है। लेकिन दोनों, किसी का, मैं ये नहीं कहता किसी का हक नहीं बनना चाहिए, ना ही पंजाब का ना ही हरियाणा का। तो दोनों भाई हैं, 66 में अलग हुए थे, अभी पानियों का चल रहा है, मेरे ख्याल में निपट जाए तो अच्छा। इस मामले में पानी निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए मुद्दा है, लेकिन नहर निर्माण को लेकर पंजाब को आपको लगता नहीं सर आगे बढ़ना चाहिए? हरियाणा की मांग पहले तो इस नहर का निर्माण होने की ना सर, पानी देना है नहीं देना, कितना पानी अनुपात में है वो, तो नहर में क्या, नहर का निर्माण होना चाहिए। नहर में क्या आता है? एसवाइल नहर जो है वो नहर में क्या आता है? वो बाद में तय हो सकता है। अच्छा, नहर नहीं, नहर में जूस छोड़ोगे क्या? नहर में जूस छोड़ोगे? पानी, जब पानी तो डिसाइड कर ले, नहर बना दे। सर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही मिले। देखिए, एक बूंद एक क्यूसेक, एक बूंद एक क्यूसेक है ना, एक MAF है ना, मिलियन एकड़ फीट पानी को मापने के तरीके हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि इतने अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, दोनों ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये ना लगे कि मैं कुछ बोल के चला गया, ये कुछ और बोल के चले गए, मामला फिर वही रहा। इसीलिए आज दोनों इरिगेशन मिनिस्टर, दोनों मुख्यमंत्री आपके साथ हैं, और मैं आपसे सबसे माफी मांगना चाहता हूँ, आपको कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिलेगी। राजस्थान के जोधपुर में रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर, गरिमा और ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में सड़क सुरक्षा को देखते हुए रिफ्लेक्टर अभियान चलाया गया। इस अभियान में वाहन चालकों से अपील की गई कि वे अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगवाएं, जिससे उनकी और अन्य
सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा हो सके। इस कार्यक्रम में डॉक्टर राम गोयल और सर्कल इंस्पेक्टर तुलसी की विशेष उपस्थिति रही। इसके साथ ही मौके पर रोटेरियन डॉक्टर सुगंधा गोयल और रोटेरियन विजय चौधरी भी उपस्थित रहे। जोधपुर गरिमा की ओर से अखिलिया सर्कल पर आज एक तीसरा चरण वाहन सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। जैसे कि ये ट्रैफिक के लिए ये मंथ है ट्रैफिक सुरक्षा का। तो इसमें हम लोगों ने ट्रॉलीज एंड ट्रैक्टर्स एंड जो भी धीमी गति के वाहन होते हैं उन पे रिफ्लेक्टर्स लगाने का ये कार्यक्रम है। एंड ये एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखने के लिए ये 2 से 3 आयोजन इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते जितने की एक माउथ पब्लिसिटी इम्पोर्टेंट होती है। हर इंसान अगर एक दूसरे को ये बात समझाए, एक दूसरे तक पहुंचाए कि रिफ्लेक्टर्स लगाने जरूरी है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, सीट बेल्ट एंड अपना हेलमेट्स को यूज करना बहुत जरूरी है, तो हॉस्पिटल्स में भी केसेस थोड़े कम हो जाएंगे। एंड सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है इंसान की, क्योंकि आपके घर में कोई आपके लिए इंतजार कर रहा होता है, तो हमें ये सब चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये छोटा सा एक आयोजन था और एक छोटी सी अपील है कि सब एक दूसरे का ध्यान रखें और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। थैंक यू। जोधपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने 2026 के तहत यातायात पुलिस और MBM विद्यालय जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में घंटाघर प्रांगण और पटवा चौराहे पर यातायात जागरूकता नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। यह आयोजन पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश के निर्देश अनुसार किया गया। कार्यक्रम के दौरान निरीक्षक पुलिस यातायात रमेश खिड़िया, सुनीता गढ़वाल, हेड कांस्टेबल हनुमान सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे। तो वहीं इस कार्यक्रम में लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया। महीना चल रहा है 2026, इसके अंतर्गत यातायात पुलिस कमिश्नर जोधपुर के द्वारा प्रत्येक स्थान पे हमारे जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नुक्कड़ नाटक जागरूकता के लिए स्कूलों में भी प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जिससे ट्रैफिक नियमों का पालन कर सकें। इसी कड़ी के अंतर्गत आज हमारी शिक्षा या जागरूकता जो टीम है हनुमान जी जिसके इंचार्ज है उनके द्वारा और MBM इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी जा रही है घंटाघर में, जिससे जनता ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो, ट्रैफिक नियमों का पालन करे। और इसके लिए हमारे उच्च अधिकारी भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, जगह जगह वो भी प्रयास कर रहे हैं कि लोग जागरूक हो, नियमों का पालन करें, एक्सीडेंट में कमी आए। थैंक यू। है सड़क सुरक्षा, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे प्लॉट्स रखे हैं, जैसे कि ट्रिपलिंग करना, जो कि बिना हेलमेट के लोग करते हैं, ट्रिपलिंग करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और दूसरों की जान को भी डालते हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा कोई रश ड्राइविंग कर रहा है या फिर अपने फोन पे बात करते हुए गाड़ियाँ चला रहा है, तो वो सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए गए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए बने रहें पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।